हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं अरस्तु। अरस्तु का एक टॉपिक है संविधानों का वर्गीकरण। इस टॉपिक पे आज की क्लास में है वो चर्चा है वो होगी। तो संविधानों का वर्गीकरण क्या होता है। दुनिया में बहुत सारे देश होते हैं, हर देश का अपना संविधान है वो होता है, और इतनी बड़ी संख्या में संविधान होते हैं, सबका अध्ययन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी संविधानों के अध्ययन की सुविधा के लिए उनका वर्गीकरण वो किया जाता है। समान विशेषताओं के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो संविधानों का वर्गीकरण है वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का एक विषय है, और अरस्तु ने उस युग में भी संविधानों का वर्गीकरण वो प्रस्तुत करने का प्रयास उसने किया, और उसने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर एक संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत है वो किया है अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में। और अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसको राज्यों का वर्गीकरण भी कहा जाता है, और कुछ जगह उसे शासनों का वर्गीकरण भी है वो कहा जाता है। वर्तमान में अपन संविधान, शासन और राज्य तीनों में विभेद करते हैं, लेकिन उस युग में इस तरह का विभेद संभव नहीं था। इसलिए अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण को ही राज्यों का वर्गीकरण भी कहा जाता है। कुछ जगह कुछ पुस्तकों में उसे शासनों का वर्गीकरण भी है वो कहा जाता है। अरस्तु से पहले का जो विचारक था वो प्लेटो था, और प्लेटो ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक स्टेट्समैन में संविधानों का वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया, और उसके बाद प्लेटो ने उसी को आधार बनाकर अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में संविधानों का वर्गीकरण उसने प्रस्तुत है वो किया है। संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने से पूर्व अरस्तु ने जो है वो संविधान का अर्थ स्पष्ट किया है, और उसने कहा है कि संविधान जो है वो एक ऐसा संगठन है जिसका संबंध राज्य के पदों के निर्धारण से है, और ऐसे पदों के निर्धारण से है जो राजनीतिक दृष्टि से सर्वोच्च हो। तो इस प्रकार अरस्तु ने बताया है कि संविधान ही राज्य का स्वरूप निर्धारित है वो करता है। अब बात करते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने किन आधारों पर किया। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के दो आधार बताए, यानी उसने दो आधारों पर संविधानों का वर्गीकरण है वो किया है। पहला आधार उसने बताया कि शासन करने वालों की संख्या, और दूसरा आधार उसने बताया शासकों का उद्देश्य। पहले आधार में उसने बताया कि शासन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, यानी किसी राज्य में शासन करने वाला व्यक्ति एक है या एक से अधिक है या बहुत सारे हैं। यानी राज्य की संप्रभुता शक्ति है वो एक व्यक्ति में निहित है, या एक से अधिक व्यक्तियों में निहित है, या बहुत सारे व्यक्तियों में निहित है। दूसरा आधार उसने बताया शासन का उद्देश्य, यानी शासन का उद्देश्य अच्छा है या बुरा है। यानी शासन का संचालन जनता के कल्याण के लिए करते हैं तो उद्देश्य अच्छा है, और यदि शासन का संचालन जनता के कल्याण के लिए न कर अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करते हैं तो वो उद्देश्य बुरा है। तो इन दो आधारों पर उसने संविधानों का वर्गीकरण है वो किया है। जैसे यदि किसी राज्य में शासन करने वाले व्यक्ति की संख्या एक है और शासन का उद्देश्य जो है वो अच्छा है, यानी एक व्यक्ति का शासन है और शासन जन कल्याण के लिए होता है, तो उसे अरस्तु ने राजतंत्र का नाम दिया है। और यदि कहीं एक व्यक्ति का शासन है और जो है
शासक जो है शासन का संचालन जो है वो जनता के कल्याण के लिए न कर कर अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए करता है तो वो निरंकुश तंत्र कहलाएगा। उसी प्रकार यदि किसी राज्य में कुछ व्यक्ति शासन करते हैं और शासन का उद्देश्य अच्छा है तो वो कुलीन तंत्र कहलाएगा। किसी राज्य में जो है वो कुछ व्यक्ति शासन करते हैं लेकिन शासकों का उद्देश्य जो है वो बुरा है, यानी शासक जो है वो अपने स्वार्थों के लिए शासन का संचालन करते हैं तो वो कहलाएगा कुलीन धनिक तंत्र। उसी प्रकार किसी राज्य में बहुत सारे लोग शासन करते हैं और शासन करने वाले लोगों का उद्देश्य अच्छा है तो उसे अरस्तु ने संयत लोकतंत्र या पोलिटी है वो कहा है। उसे ही उसने शुद्ध लोकतंत्र भी है वो कहा है। संयत लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र या पोलिटी एक ही बात है, यानी ये बहुत से व्यक्तियों के शासन का अच्छा रूप है। और कहीं बहुत सारे व्यक्तियों का शासन है लेकिन शासन का उद्देश्य बुरा है तो उसे अरस्तु ने भ्रष्ट लोकतंत्र भी कहा है, लोकतंत्र भी है वो कहा है, उसे उसने भीड़ तंत्र भी है वो कहा है। तो इस प्रकार इन दो आधारों पर अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है उसमें उसने कुल 6 प्रकार के संविधान बताए। इन 6 संविधानों में उसने जो है वो 3 शासन के अच्छे रूप बताए हैं और 3 बुरे या विकृत रूप बताए हैं। जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे राजतंत्र। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन है और एक व्यक्ति के शासन का अच्छा रूप है। दूसरा शासन का रूप उसने बताया कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र कुछ व्यक्ति के शासन का अच्छा या शुद्ध रूप है। फिर उसने बताया जो है संयत लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र। शुद्ध लोकतंत्र बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप या अच्छा रूप है। उसी प्रकार शासन के 3 विकृत रूप बताए। एक व्यक्ति के शासन का बुरा या विकृत रूप है वो निरंकुश तंत्र है। कुछ व्यक्तियों के शासन का बुरा या विकृत रूप है वो धनिक तंत्र है। और बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का जो है वो विकृत या बुरा रूप है वो है लोकतंत्र या भ्रष्ट लोकतंत्र या जो है वो भीड़ तंत्र। तो इस प्रकार अरस्तु ने जो है अपने संविधानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तु ने अपने समय के प्रचलित 158 संविधानों का तुलनात्मक जो है अध्ययन कर कर उसने अपने इस संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत है वो उसने प्रस्तुत किया है। संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत से ही एक और सिद्धांत जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं संविधानों के परिवर्तन चक्र का सिद्धांत। ये परिवर्तन चक्र का सिद्धांत क्या है? अरस्तु ने बताया कि ये जो 6 तरह के जो संविधान हैं जिनमें 3 संविधानों के अच्छे रूप हैं और 3 बुरे या विकृत रूप हैं, इनमें कोई भी संविधान का जो स्वरूप है वो स्थायी नहीं रहता, उसमें निरंतर बदलाव आते रहते हैं। एक निश्चित क्रम में जो है वो निरंतर बदलाव आते रहते हैं। जिस प्रकार ऋतु चक्र बदलता है, एक ऋतु के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और वो एक ही विशेष क्रम में ऋतुएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार संविधान भी निरंतर बदलते रहते हैं। कभी भी कोई एक संविधान स्थायी है वो नहीं रहता। इस परिवर्तन चक्र के सिद्धांत की 2 मान्यताएं अरस्तु ने वो बताई। पहली ये बताई कि किसी भी संविधान का अच्छा रूप है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। संविधान अच्छा है लेकिन कालांतर में उसमें बुराइयां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, तो अच्छा संविधान बुरे रूप में वो बदल जाता है। और बुरे रूप, किसी भी संविधान का बुरा रूप भी स्थायी नहीं रहता। बुराइयां आती हैं तो उसमें निश्चित तौर पर क्रांति होती है, क्रांति के माध्यम से उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। एक संविधान से चलता है और उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से निरंतर जो संविधान अपने स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं कि प्रारंभिक संविधान जो है वो राजतंत्र होता है, और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ राजतंत्र एक व्यक्ति के शासन का अच्छा रूप है, लेकिन इसमें अच्छाई जो है वो लंबे समय तक कायम नहीं रहेगी। कालांतर में इसमें बुराइयाँ आ जाएंगी और राजतंत्र में जब बुराइयाँ आ जाती हैं तो वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। और निरंकुश तंत्र क्या है? एक व्यक्ति के शासन का
बुरा रूप है, और चूंकि वो बुरा रूप है इसलिए लोग उसको लंबे समय तक सहन नहीं करेंगे। कालांतर में उसमें बुराइयां आएंगी और लोग उसके खिलाफ क्रांति करेंगे, और कुछ लोग मिलकर क्रांति करेंगे तो और वो सत्ता पर शासक को हटाकर अपना कब्जा है वो कर लेंगे। तो निरंकुश तंत्र बदल जाएगा कुलीन तंत्र में। कुलीन तंत्र क्या है? कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों के शासन का अच्छा रूप है, शुद्ध रूप है। और अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी शासन का अच्छा रूप लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता, कालांतर में उसमें बुराइयां आएंगी, विकृतियां आएंगी। तो कुलीन तंत्र में जब विकृतियां आएंगी तो वो धनिक तंत्र में बदल जाएगा। और धनिक तंत्र क्या है? धनिक तंत्र कुछ व्यक्तियों के शासन का बुरा रूप है, और चूंकि धनिक तंत्र बुरा रूप है और बुरे स्वरूप के राज्य को लोग लंबे समय तक स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें लोग हैं वो क्रांति करेंगे। तो क्रांति के द्वारा वो रूप बदलेगा संयत लोकतंत्र में या शुद्ध लोकतंत्र में। शुद्ध लोकतंत्र क्या है? शुद्ध लोकतंत्र बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का अच्छा रूप है, और चूंकि सिद्धांत की मान्यता है कि किसी भी शासन का अच्छा स्वरूप है वो लंबे समय तक नहीं चल सकता, उसमें विकृतियां आती हैं। और संयत लोकतंत्र में जब विकृतियां आएंगी तो वो बदल जाएगा लोकतंत्र में या भीड़ तंत्र में। और लोकतंत्र क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का बुरा रूप है, और कोई भी बुरी शासन प्रणाली या संविधान लंबे समय तक नहीं चल सकता, ये अरस्तू की मान्यता है। तो इसमें भी फिर कोई ताकतवर व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति क्रांति कर कर सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है, और जो है वो लोकतंत्र है वो फिर राजतंत्र में बदल जाता है। तो इस प्रकार राजतंत्र से ये परिवर्तन चक्र शुरू होता है और राजतंत्र पर आकर समाप्त हो जाता है। और ये यहाँ आकर रुकता नहीं, एक चक्र जो पूरा हो जाता है तो दूसरा चक्र फिर वापस उसी दिशा में है वो पुनः प्रारंभ हो जाता है। फिर पुनः राजतंत्र के बाद निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र के बाद कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के बाद धनिक तंत्र, धनिक तंत्र के बाद संयत लोकतंत्र, फिर जो है वो लोकतंत्र, और लोकतंत्र के बाद पुनः राजतंत्र। तो इस प्रकार ये एक ही दिशा में, एक ही क्रम में परिवर्तन, संविधानों का परिवर्तन जो है वो निरंतर होता रहता है, और इसे ही अरस्तू का संविधानों का परिवर्तन चक्र का सिद्धांत है वो कहा जाता है। धन्यवाद।